हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट को। जैसा कि ऑडिटिंग चल रहा है हम लोग का, और आज का जो पार्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो है 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से देख रहे हैं, तो पहले जाइए आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और वहाँ से दूसरा तीसरा इस तरह देखेंगे तो 4 पार्ट में टोटल कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। और लगभग आपको 40 से 42 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस वाले मिल जाएंगे। और जो जैसा कि सिलेबस है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आप वीडियो यदि स्टार्ट कर दिए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट जो है मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए। हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक देख लिया है, तीसरे पार्ट तक। अब लोग हम चलते हैं अगले पार्ट में। और जैसा कि आज का जो 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष भर चलता है। ठीक है, ऑप्शन पहला है वार्षिक अंकेक्षण, दूसरा है अंतरिम अंकेक्षण, तीसरा है चालू अंकेक्षण, या फिर चौथा है पूर्ण अंकेक्षण। जो वर्ष भर चलता है वो कौन सा ऑडिटिंग है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए, क्योंकि स्टूडेंट जो है इसमें ऑप्शन ए पे जाना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए गलत है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू अंकेक्षण। ठीक है, जो चालू अंकेक्षण होता है इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, और ये जो है पूरे वर्ष चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तुलन पत्र लेखा परीक्षा में, तुलन पत्र लेखा परीक्षा में किसका सत्यापन शामिल होता है। ऑप्शन है संपत्तियों का, देयताओं का, आय और व्यय खाता जहां उपयुक्त हो, या सभी का। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा सभी का। ठीक है, तुलन पत्र लेखा परीक्षा में संपत्तियों का, देयताओं का और आय और व्यय खाता जहां उपयुक्त हो, इन सभी का सत्यापन शामिल होता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तुलन पत्र लेखा परीक्षा का एक वार्षिक लेखा परीक्षा है जो कि वर्ष भर में कंपनी की संपत्तियों, या ध्यान दीजिएगा देयताओं यानी लायबिलिटी, तथा इनकम एंड एक्सपेंसेस खाते के बारे में ऑडिट की प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार का ऑडिट जो है वर्ष भर में एक बार किया जाता है, इसलिए इसे वार्षिक लेखा परीक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं ये शामिल हो चुकी हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गहराई से लेखा परीक्षा किसका पर्याय है, यानी कि किसका सिनोनिम्स है। गहराई से लेखा परीक्षा किसका पर्याय है। पहला दे रहा है पूर्ण लेखा परीक्षा, दूसरा है पूर्ण किया गया लेखा परीक्षा, तीसरा है अंतरिम लेखा परीक्षा, या फिर चौथा विस्तृत लेखा परीक्षा। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चाहिए, थोड़ा सा भी आप इसके पहले वाले देखे होंगे तो जरूर आपको आइडिया लग जाएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा विस्तृत लेखा परीक्षा। ठीक है, गहराई से लेखा परीक्षा का जो अर्थ है या पर्यायवाची है वो है विस्तृत लेखा परीक्षा। थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। गहराई से लेखा परीक्षा का मतलब विस्तृत लेखा परीक्षा होता है। ठीक है, इस प्रकार की लेखा परीक्षा में प्रत्येक पहलू का परीक्षण काफी विस्तृत तरीके से तथा बारीकी से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बैंकों का लेखा परीक्षा एक उदाहरण है। पहला है वैधानिक लेखा परीक्षा का, दूसरा है तुलन पत्र लेखा परीक्षा का, तीसरा है समवर्ती लेखा परीक्षा का, या फिर ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी का। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जैसा कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लिए होंगे कि जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बैंकों का लेखा परीक्षा जो है वो वैधानिक लेखा परीक्षा, तुलन पत्र लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा का उदाहरण है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते का लेखा जोखा किसी व्यक्ति द्वारा किसी कानून के तहत योग्य होना चाहिए, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा
30 के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों का ऑडिटर हो सकता है। ठीक है। बैंकों का लेखा परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षा, तुलन पत्र लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा और अन्य प्रकार की विधियों द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको डिटेल्स में जानकारी मिल गई। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा के लिए भौतिकता के स्तर का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन है पिछले वर्ष की त्रुटियों पर, ठीक है, लेखा परीक्षा के मानदेय पर, तीसरा है समायोजित किए गए अंतरिम वित्तीय अभिकथनों पर, या फिर चौथा पिछले वर्ष के वित्तीय अभिकथनों पर। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षा के मानदेय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। थोड़ा इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। ऑडिटिंग में भौतिकता का अर्थ केवल प्रमाणित राशि नहीं है, बल्कि उस राशि का प्रभाव विभिन्न संदर्भों में होगा। ऑडिट प्लानिंग प्रक्रिया के दौरान ऑडिटर यह तय करता है कि भौतिकता का स्तर क्या होगा, जो कि ऑडिट किए जाने वाले वित्तीय विवरणों का संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतः लेखा परीक्षक के लिए भौतिकता के स्तर का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक के मानदेय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक लेखा परीक्षा की योजना बनाने के चरण में जारी की गई विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से लेखा परीक्षा के प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार का निर्धारण करने में मदद करता है, संभावित जोखिम क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप जान गए होंगे, जो भी ये विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं हैं वो उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कब साक्षी बातों को सामान्य रूप से पर्याप्त माना जाता है? जब एक संपूर्ण आबादी को संगठित करता है, जब यह सच्चाई के बारे में उचित आश्वासन का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है, या जब यह निष्पक्ष और प्रासंगिक होता है, या जब लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से इसे एकत्र और विश्लेषित करता है। राइट आंसर क्या होगा? तो आप अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको बता दूं, साक्षी बातों को सामान्य रूप से पर्याप्त तब माना जाता है जब यह सच्चाई के बारे में उचित आश्वासन का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उचित आश्वासन और सच्चाई के बारे में उचित आश्वासन का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक लेखा परीक्षा के समग्र समीक्षा में उपयोग किए गए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला दे रहा है वित्तीय वक्तव्यों के अलग अलग घटकों से निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि करने में मदद करता है। दूसरा कह रहा है विशिष्ट पहचान जोखिम को कम करने के लिए। तीसरा है संभावित जोखिम क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, या जब क्लाइंट के जारी रहने की क्षमता के बारे में प्रश्न उठता है तब संदेहों का निवारण करना। तो कुछ तो ऑप्शन ऐसे ही होते हैं जो आप आसानी से पहचान सकते हैं, वो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय वक्तव्यों के अलग अलग घटकों से निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि करने में मदद करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके डिटेल्स के देख लेते हैं। एक लेखा परीक्षा के समग्र समीक्षा में उपयोग किए गए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय वक्तव्य के अलग अलग निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि करने में मदद करने के लिए है। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया कई वित्तीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में से एक है, जो एक लेखा परीक्षक ग्राहक के व्यवसाय और व्यवसाय में परिवर्तन को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, औचित्य लेखा परीक्षा का आयोजन यह मूल्यांकित करने के लिए किया जाता है कि फर्म निम्न की कसौटी को पूरा कर रहा है। निम्न में से इन सभी में से किसका? ठीक है, सरकारी नियम और लोकहित,
लाभ उपार्जन क्षमता में सुधार, फर्म समय पर कर यानी टैक्स चुका रही है, कर कानून का अनुपालन। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा लाभ उपार्जन में क्षमता में सुधार। लाभ उपार्जन क्षमता में सुधार के लिए कसौटी को पूरा कर रही है। माफी चाहूंगा दोस्तों, इसमें आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सरकारी नियम और लोकहित। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होगा सरकारी नियम और लोकहित। और जो औचित अंकेक्षण जो होता है ये अधिकारियों के कार्यों और निर्णय की जांच करने से है, और इसमें मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वित्तीय जो अनुशासन है, सरकारी नियम है, विनियम है तथा लोकहित का ध्यान दिया गया है या नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सरकारी नियम और लोकहित। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तैयारी के प्राथमिक उद्देश्यों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। पहला दे रहा है त्रुटियों धोखाधड़ी की पहचान करना। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया गया है, यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पहले दूसरे में किसी एक में है। ठीक है, पहला है त्रुटियों या धोखाधड़ी की पहचान करना, दूसरा है GAP का अनुपालन करना, तीसरा है पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना, या फिर लेखा परीक्षा के जोखिम का आकलन करना। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। और GAP का फुल फॉर्म क्या होता है। GAP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरली, यहाँ वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए पहले लिख दे रहा हूँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सामान्य स्वीकृति लेखा सिद्धांत जो जनरली अपनाया जाता है। जो तो इसमें पूछ रहा है आपका कि प्राथमिक उद्देश्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा कर रहा है इन सभी ऑप्शन में से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना, यही जो है प्राथमिक उद्देश्य है। इसके डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। लेखा परीक्षा कार्यक्रम एक दिशा है जो वर्णन करता है कि अंकेक्षक एवं उसके टीम के सदस्यों का लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने के बाद अंकेक्षक कार्यों का विभाजन एवं सही ढंग से कार्य का निष्पादन कैसे करना है। लेखा परीक्षा कार्यक्रम एक तरह का नोटबुक है जो कि अंकेक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। अंकेक्षक द्वारा तैयार किए गए परीक्षा कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का विवरण दिया गया होता है। लेखा परीक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अंकेक्षक द्वारा कंपनी के लेखों का पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना होता है। तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। 41 नंबर है, जांच पड़ताल अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। त्रुटियों तथा धोखा ज्ञात करना, त्रुटियों तथा धोखे की रोकथाम करना, विवरणों का सत्यापन, या इन सभी, ये सभी। तो इन सभी का अन्वेषण होता है। ठीक है, जांच पड़ताल अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है इन सभी का होता है। त्रुटियों तथा धोखा ज्ञात किया जाता है और रोकथाम के लिए बनाया जाता है, विवरणों का सत्यापन होता है, और ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और जैसा कि आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किसके लिए अंकेक्षण वैकल्पिक है। पहला ऑप्शन दे रहा है न्यास, दूसरा दे रहा है संयुक्त स्कंध कंपनी, तीसरा है स्वामित्व प्रतिष्ठान, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसको बोलते हैं ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट स्टॉक, ठीक है, कंपनी। ठीक है, और इसको न्यास को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो जब आप एग्जाम में दीजिएगा तो वहाँ से थोड़ा इंग्लिश का भी सहारा लीजिएगा जिससे आपको प्रश्न समझने में आसानी होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होता है स्वामित्व प्रतिष्ठान। इसके डिस्क्रिप्शन के देख लेते हैं, इसका व्याख्या क्या है। स्वामित्व प्रतिष्ठान पर आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों के रूप में जो टैक्स है कर लगाया जाता है, इसलिए एक व्यवसाय चलाने वाले स्वामित्व के मामले में एक टैक्स ऑडिटर अनिवार्य है। तो दोस्तों ये आज का जो है जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, और लगभग क्या टोटल 40 क्वेश्चन करवाए गए हैं, और इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए।
तो आप पहले से लेके और चौथे पार्ट तक देख लीजिएगा, कवर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब हम लोग अगले वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को देखेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।